जय हिंद दोस्तों, नेचर आइज एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतिम क्लास है दोस्तों। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लगभग सभी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अर्थात कुछ छोड़ा नहीं है, पूरी तरीके से इसको किया गया है। तो केवल 4 वीडियो हैं इसके, इसलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यूपीएसआई के हिसाब से ही फोकस्ड केवल संविधान उसको पढ़ेंगे और कल सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग चीज़ें देखेंगे। तो आज इसके बारे में देख लेते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 3 अधिनियम, केवल कितने 3, वो भाई 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1937 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 1935 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे दोस्तों। तो 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम के अगर हम लोग पृष्ठभूमि को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था और देख रहे थे आपकी राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज़ी से अपनी एक आकार ग्रहण कर रहा था और साथ में महात्मा गांधी का भी आगमन हो चुका था। तो इसी समय 1917 में एक घोषणा लाई जाती है जिसको हम लोग अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं? तो अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को आती है, इसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। जबकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में है और अगस्त क्रांति 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके माध्यम से, अगस्त घोषणा के माध्यम से सबसे पहले ये कहा गया कि भारतीय प्रशासन जो है यहाँ पर धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की प्रयास किया जाएगा दोस्तों। उसी समय जलियांवाला बाग भी हो जाता है और रोलैक्ट एक्ट भी आता है 1919 में ही। तो ये घटनाएं भी होती हैं और साथ में एक अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम दोस्तों। तो 1919 के अधिनियम में हम लोगों को क्या छूट मिली या कह सकते हैं कि क्या अधिकार दिए गए, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 1919 का जो अधिनियम है इसे को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव थे और वो चेम्सफोर्ड क्या थे, तो ये वायसराय थे दोस्तों। और ये अधिनियम 1921 में लागू होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। तो 1919 का अधिनियम लागू कब हुआ था? 1921 ईस्वी में दोस्तों, मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने बताया कि अगस्त घोषणा में भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी सबसे पहले। और अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें ही सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन लगाने के प्रयास किया जाता है, अर्थात कि प्रांतों में द्वैत शासन शुरू होता है दोस्तों। प्रांतों में द्वैत शासन से तात्पर्य क्या है या मतलब क्या है? तो प्रांतों में जो विषय थे, प्रांतों को दिए गए थे, उन विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाता है दोस्तों। तो पहले जो विषय हैं वो आरक्षित विषय कहलाते हैं और दूसरे हस्तांतरित विषय दोस्तों। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया जाता है वो गवर्नर एवं गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि राज्यों में गवर्नर हुआ करते थे। और जबकि अगर बात की जाए कि हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार या विधि निर्माण या उससे संबंधित कुछ भी करना है, तो वो अधिकार गवर्नर और प्लस उसकी जो परिषद थी, अर्थात पूरी विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, तो इसको दिया गया था। इसी में भारत मंत्री भी हुआ करते थे। तो हस्तांतरित विषय में भारत मंत्री और गवर्नर था, जबकि आरक्षित विषय में अधिकार किसको दिया गया था? तो वो पूरे के पूरे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दोस्तों दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि द्वैध शासन प्रारंभ होता है। अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टेस साहब को, किसको? लियोनेल कार्टेस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने डीआर की नाम से एक पुस्तक भी लिखी है लियोनेल कार्टेस साहब के। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो अब मैंने बताया कि ये अलग अलग प्रकार से आरक्षित हस्तांतरित विषय होते हैं। आरक्षित विषयों में जैसे शामिल किया था इन्होंने, 4 विषय थे: राजस्व, न्याय, वित्त और साथ में पुलिस व्यवस्था। ये आरक्षित थे, अर्थात गवर्नर के अंडर में था पूर्णतः। और हस्तांतरित जो विषय थे इसमें स्थानीय जो स्वतंत्र निकाय वगैरह को दी गई थी चीज़ें, स्वतंत्रताएं वगैरह। और स्वास्थ्य और शिक्षा, देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य और शिक्षा का काम किसको दिया गया था? भारत मंत्री और गवर्नर पर, अर्थात। तो एक और पोस्ट जो लंदन में स्थापित होती है इसी अधिनियम के माध्यम से, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, तो ये छूट जाएगा नहीं। तो हाई कमिश्नर की
हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की। तो उच्चायुक्त जो पद है, अभी तक भारत सचिव पद होता था, तो उच्चायुक्त भी पद एक बनाया जाता है और ये लंदन में बनता है। और जो भारत सचिव के कुछ कार्य हैं इसको सौंपे गए, अर्थात कुछ शक्तियां किसको सौंपी गई, हाई कमिश्नर को सौंपेंगे दोस्तों। इसी के माध्यम से अर्थात 1919 के अधिनियम से जो भारत सचिव के साथ में सहायता के लिए एक परिषद होती थी जिसको भारत परिषद कहा जाता था, इसको समाप्त कर दिया दोस्तों। तो 1919 का अधिनियम ऐसा अधिनियम होता है जिसके माध्यम से भारत परिषद की समाप्ति हो जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जा सकता है ये, ठीक है दोस्तों। और साथ में जो इन लोगों को वेतन वगैरह दिया जाता था ये भी उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब भारत से इसका वेतन नहीं दिया जाएगा, अब ब्रिटिश सरकार ही अपना स्वयं का खर्च करेगी। तो इन लोगों को वेतन देने का भी जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया जो 1793 में शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि पहली बार 1919 का अधिनियम ही होता है जिसके माध्यम से द्विसदनीय व्यवस्था शुरू होती है। कौन सी, द्विसदनीय, अर्थात केंद्र में 2 सदन होते हैं। जैसे आज 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। तो उस समय भी द्विसदनीय व्यवस्था होती थी, मतलब की गई थी इसके माध्यम से। वो जैसे राज्य परिषद उच्च सदन होता था, जैसे आज राज्यसभा है, और दूसरा विधानसभा जो आज की लोकसभा है। तो राज्य परिषद उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा था, तो विधानसभा होती थी। तो इसके लिए ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। और राज्य परिषद में 60 सदस्य उस समय लिए गए थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। और विधानसभा में 145 सदस्य रखे गए थे अधिकतम, और 3 वर्ष इनका कार्यकाल था। तो ये इंपॉर्टेंट केवल याद क्या रखना है सबसे मेन। तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के माध्यम से ही किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि भाई सीमित मताधिकार का प्रावधान सबसे पहले इंडिया में किस एक्ट के माध्यम से लाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से सीमित मताधिकार लाने का प्रयास किया गया था दोस्तों। और ये सीमित मताधिकार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सार्वभौमिक बेस मताधिकार नहीं, अर्थात सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी को मत देने का अधिकार नहीं है, इसका आधार क्या रखा गया, तो जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होती थी, पैसे वाले होते थे, और साथ में जो टैक्स ज़्यादा देते थे और शिक्षित हुआ करते थे, इनके कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया और वही चुनाव कर सकते थे, अर्थात सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम से। और एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है इस समय दोस्तों, वो ये है कि इसमें महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। तो सबसे पहले 1919 के अधिनियम ही होता है जिसमें महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसमें लिख दिया है पहली बार महिलाओं की निर्वाचन में भागीदारी हो जाती है दोस्तों। और एक और मैं जो आप लोगों को 1919 के अधिनियम बताया था कि भाई मुस्लिम लीग अर्थात मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अब इस अधिनियम के माध्यम से उसका और विस्तार किया गया, अर्थात दूसरे समुदायों को भी देने का प्रयास किया गया। तो सिखों को भी इसी से मिल जाता है। और जो भारतीय ईसाई अर्थात जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया भारतीय लोग, तो भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और जो यूरोपीय अन्य देशों के भी लोग रहते थे उन सब को पृथक निर्वाचन देने का प्रयास किया जाता है 1919 के अधिनियम से दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, 1935 के नहीं 1919 के अधिनियम से है। तो ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जा सकता है ये भी। तो पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार 1919 के अधिनियम से ही किया जाता है दोस्तों। तो अगला है पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन। मैंने अभी बताया था कि पहली बार सीमित मताधिकार, महिलाओं के निर्वाचन में भागीदारी और प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का भी प्रयोग किसमें किया जाता है, तो 1919 के अधिनियम से। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ में एक शब्द और पूछा जाता है कि उत्तरदायी शब्द जो है, उत्तरदायी सरकार जिसको जैसे कहा जाता है, या उत्तरदायी शासन। तो उत्तरदायी शब्द को सबसे पहले किस उस अधिनियम के द्वारा प्रयोग किया गया था, तो 1919 के अधिनियम से दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरदायी शब्द का भी पहली बार प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था पहली बार, महिलाओं के निर्वाचन में भागीदारी पहली बार, और सीमित मताधिकार। अगला है केंद्र एवं प्रांतों के विषयों का पहचान करके पृथक सूची जारी करना। अर्थात केंद्र और प्रांत ये अलग अलग भाई विषय हैं, ताकि दोनों में
अर्थात टकराहट ना हो, विवाद उत्पन्न ना हो, तो इनके विषयों को अलग अलग चुना गया, पहचान किया गया और उनको अलग अलग कर दिया गया, अर्थात केंद्र के विषय अलग और राज्य के प्रांतों के विषय अलग किया गया दोस्तों। ठीक है, तो प्रांतों को जो विषय अलग दिए गए थे इनकी पहचान तो की गई, लेकिन अभी भी केंद्र का नियंत्रण बरकरार रहा, अर्थात इसमें एकात्मक शासन ही बना रहा दोस्तों। तो उनको पहचान के अलग तो किया गया, लेकिन नियंत्रण किसका रहा? केंद्र का ही रहा दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट हो जाता है, वो ये है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी 1919 के अधिनियम से ही है दोस्तों। तो लोक सेवा एक भाई आयोग क्या बनाएगा? आयोग, अर्थात लोक सेवा आयोग बनेगी वो 1919 के अधिनियम से। लेकिन ये हालांकि एक बनता है आयोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग, और ये 1926 में बनता है दोस्तों। कब बनता है? तो 1926 में। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों कब होता है? तो 1926 में हो जाता है और 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही होता है। और अगला हम लोग कुछ घटनाक्रम को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जोड़ने का प्रयास करते हैं, घटनाक्रम से ही हम लोग जोड़ते हैं इतिहास, क्योंकि इतिहास और संविधान, यहाँ पे इतिहास और संविधान दोनों एक ही हैं। और वैसे भी दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कभी भी विषयों के बीच में दीवार खींचने का प्रयास मत कीजिए। एक विषय की चीज़ें दूसरे विषय में आ सकती हैं, दूसरे विषय की चीज़ें पहले वाले में भी आ सकती हैं। तो सभी विषय एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए इनको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या अंतर अनुशासनात्मक विषय भी कहा सकते हैं हम लोग। तो अंतर अनुशासनात्मकता जो है वो यही है, अर्थात एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट का पहले सब्जेक्ट में, दोनों को लिंक करके पढ़ने की जो आपकी जिज्ञासा या जो आपका दृष्टिकोण होगा, ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो घटनाक्रम हम लोग देखते हैं भाई। साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम था, इसमें 10 साल बाद एक नए वैधानिक आयोग बनाने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि वैधानिक आयोग बनेगा और ये 10 साल बाद जांच करेगा। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं, राष्ट्रीय क्रांतिकारी आतंकवाद भी छाया हुआ होता है, लोग आतंकवाद बोल देते हैं। तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी इस समय बहुत ज़्यादा होता है और महात्मा गांधी भी अपना वो कर रहे होते हैं। तो एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। सीधे सा है कि भाई ये 1919 का जो अधिनियम है इसकी जांच करने के लिए और संविधान से संबंधित और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, इसके लिए आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो साइमन कमीशन एक ऐसा साइमन आयोग है, ये 1927 में, नवंबर 1927 में लंदन ब्रिटिश में बनाया जाता है और 1928 में भारत आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में आया और इसने रिपोर्ट कर सौंपी थी तो 1930 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? श्वेत आयोग, अर्थात सफ़ेद लोगों का आयोग। क्योंकि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इसकी विलक्षणता है वो इसमें सभी लोग जितने सदस्य थे वो सभी कौन से थे? तो सभी अंग्रेज थे दोस्तों। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि भाई संविधान बनाना है भारतीयों का, और बना कौन रहे हैं? अंग्रेज, अर्थात श्वेत लोग। तो श्वेत लोग जब भाई वो परिस्थितियाँ इतनी थोड़ी ना जानते होंगे जितनी हम लोग जानते होंगे, और हमारी भी तो शासन में भागीदारी होना अनिवार्य है, क्योंकि भारतीयों पर ही शासन होना है उसका एक प्रकार से संविधान का। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा दिए जाते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा। इसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और ये इंग्लैंड में ही होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी SS राजपुताना जहाज से गए थे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। ये गोलमेज क्या था? तो ये एक राउंड टेबल, अर्थात भाई एक टेबल है, टेबल के चारों तरफ क्या होना है? कॉन्फ्रेंस होनी है। तो उसका नाम क्या रख दिया गया? गोलमेज सम्मेलन, केवल नाम है। लेकिन ये था किसके लिए? तो संवैधानिकता के लिए था, अर्थात संविधान को तैयार करने के लिए, संविधान की चीज़ों को
परिचर्चा करने के लिए था। और इसलिए भारतीय तरफ से कांग्रेस और भी दलों के लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, तो महात्मा गांधी गए थे दोस्तों। इसलिए इसके जो निष्कर्ष के रूप में एक तैयार किया गया उस पत्र का नाम क्या है, तो श्वेत पत्र। वो श्वेत आयोग है साइमन कमीशन, और श्वेत पत्र तैयार किया जाता है गोलमेज सम्मेलन से दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोलमेज सम्मेलन से श्वेत पत्र तैयार कर दिया जाता है 1932 में, और इसमें साथ में और भी चीज़ें की जाती हैं जो हम लोगों के इम्पोर्टेंट नहीं है अभी यहाँ पे। और अगली बात है वो है ये है कि सांप्रदायिक निर्णय। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो होते हैं उस समय वहाँ के पीएम, तो ये एक निर्णय देते हैं, अर्थात एक घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। क्या नाम है, कम्युनल अवार्ड, या हिंदी में सांप्रदायिक निर्णय। और ये सांप्रदायिक निर्णय 1932 में आता है, और इसके माध्यम से जो 1909 का विभाजन अर्थात फूट डालो और राज करो का था, तो इसमें और ज़्यादा दे दिया गया, अर्थात इसमें सांप्रदायिक निर्णय के माध्यम से अब दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने की प्रयास किया गया। तो जब भाई दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा तो भारत और विभाजित हो जाएगा। तो महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे उस समय, उन्होंने अनशन खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, दलितों को अगर और आरक्षण इसमें पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा भारत के विभाजन होने के चांसेस हो जाएंगे, अर्थात और विभाजित होने के, बंटवारा अर्थात लोगों के बीच में खटास आ जाएगी। लेकिन इसी समय भीमराव अंबेडकर साहब इसके पक्ष में थे। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी इन दोनों के बीच विवाद चलता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फाइनली रूप से महात्मा गांधी की बात को भीमराव अंबेडकर स्वीकार कर लेते हैं, और एक समझौता होता है 1932 में ही, इसे पूना समझौता कहा जाता है दोस्तों। तो पूना समझौता के माध्यम से अर्थात दलित जो पृथक निर्वाचन है उसकी वापसी हो जाती है, और फिर फाइनली रूप से दलितों को आरक्षित सीटें प्रदान कर दी जाती हैं दोस्तों। तो आरक्षित सीटें प्रदान की गई। अगला हम लोग घटनाक्रम देखते हैं, और घटनाक्रम ये है, अब आता है भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये अंतिम ऐसा अधिनियम है जो अभी तक जो जितने अधिनियम आ रहे थे उनमें से, और सबसे बड़ा भी है और सबसे जटिल भी है। इसको सबसे बड़ा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल भागों की संख्या, जैसे वर्तमान में 22 भाग हैं, ऐसे ही इस अधिनियम में टोटल भाग कितने थे, तो 14 भाग थे, और अनुच्छेद 321 थे, अनुसूचियाँ 10 थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अनुसूचियाँ 10, अनुच्छेद 321, भाग 14, ये भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 में थी। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसका अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 का अपने भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लगभग कहा जाता है कि 200 अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद एज इट इज अर्थात अक्षरशः स्वीकार कर लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 का अपने संविधान में दिखता है, अर्थात पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान भी भारत सरकार 1935 के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, संघ याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रावधान किया जाता है, और संघ है तो इसमें कुछ तो यूनिट इकाइयाँ होंगी, जैसे वर्तमान में संघ है तो राज्य इसकी इकाइयाँ हैं, और केंद्र शासित प्रदेश उसी के अंडर में है। तो उस समय इकाइयाँ क्या थी, तो राज्य और रियासत, जो देशी रियासत होते थे, इनको इकाइयाँ बनाया गया था। और इसके माध्यम से ही 1935 के माध्यम से ही शक्ति विभाजन की स्पष्टता स्वीकार की थी, अर्थात कि शक्ति विभाजित की जाए केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसलिए अलग अलग सूचियाँ बनाई गई, और उन सूचियों को अलग अलग करने की कोशिश की गई। संघ सूची बनाई गई, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोस्तों। तो ये अलग अलग हो गई। हालांकि अखिल भारतीय संघ कभी भी सफल नहीं हुआ, अर्थात बन ही नहीं पाया, और ये अस्वीकार हो गया दोस्तों। लेकिन प्रावधान तो था। तो याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका प्रावधान था लेकिन बना नहीं था बाद में। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट, केंद्र में द्वैध शासन। अभी प्रांतों में द्वैध शासन था, अब कहाँ है, केंद्र में। तो 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन बनाने की घोषणा या प्रावधान किया जाता है। तो और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। कहाँ पर, प्रांतों में। तो भाई केंद्र में होगा तो उसमें भी वही विषय होंगे, तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाए जाते हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के माध्यम से लाया जाता है, लेकिन ये भी कभी भी नहीं लाया गया, अर्थात इसमें भी सफलता नहीं मिली। लेकिन प्रावधान इसमें भी था। तो प्रावधान पूछा जाए था कि नहीं, तो था, लेकिन सफल हुआ नहीं हुआ, अर्थात बना नहीं, कभी भी द्वैध शासन लागू नहीं हुआ केंद्र में। ठीक है दोस्तों, अगले
इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है कि भाई प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात प्रांतों को कुछ अधिकार, कुछ का मतलब स्वतंत्रता से थोड़ा कम, अर्थात स्वायत्तता का अधिकार। तो प्रांतों को स्वायत्तता का अधिकार जो दिया गया था वो किसके माध्यम से दिया गया था? 1935 के अधिनियम से। वो प्रांतों में द्वैत शासन था दोस्तों, जो 1919 का है। ये प्रांतों में स्वायत्तता का अधिकार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। तो प्रांतों में स्वायत्तता किसके माध्यम से? 1935 के अधिनियम के माध्यम से दिया गया। और साथ में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की कोशिश की गई दोस्तों। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो जो 11 सदस्य होते अर्थात 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बन जाती है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो तीनों प्रेसिडेंसी याद रखिएगा, बंगाल, बम्बई, मद्रास। और 3 राज्य और हैं, संयुक्त प्रांत जिसको यूपी कहते हैं अब, और बिहार और असम। तो ये 6 राज्य हैं दोस्तों। इन 6 राज्यों में क्या बनती है? द्विसदनीय व्यवस्था। और साथ में प्रांतों का चुनाव भी किया जाता है 1937 में, यही इन्हीं उसमें चुनाव भी होता है दोस्तों। टोटल 11 में होता है हालांकि। तो भारत परिषद की समाप्ति, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो भारत परिषद, मैंने बताया था कि भारत परिषद बनाई गई थी 1919 के माध्यम से नहीं दोस्तों, भारत परिषद की समाप्ति जो हुई थी 1935 के अधिनियम से दोस्तों हुई थी। तो भारत परिषद की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्या है? भारत परिषद की समाप्ति दोस्तों। और भारतीय रिजर्व है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि भाई भारतीय रिजर्व आरबीआई जो आज वर्तमान में है, तो इसकी स्थापना किस अधिनियम से? 1935 के 1934 के एक्ट से बनाया गया, लेकिन प्रावधान किस में रख दिया गया था? 1935 के अधिनियम में। तो एक भाई केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में कौन सी थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाई जाती है 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम से एक और बहुत अच्छे जो संस्थान है वो गठित होता है, वो है आपका संघीय न्यायालय। आज उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों, अर्थात उच्चतम न्यायालय। जो संघीय न्यायालय का प्रावधान है सबसे पहले जो 1773 में जो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, लेकिन ये अलग न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय है दोस्तों, पूरे संघ का न्यायालय। ये 1935 के अधिनियम से है दोस्तों, मैंने उस समय बताया भी था। तो 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय बनाया जाता है और ये दिल्ली में बनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में, वो कलकत्ता में था। जिसके एलिजा एम पे मेन मुख्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश पहले कौन से होते हैं? तो मॉरिस गैवियर साहब होते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो जो उस समय सम्राट होगा वो इसकी नियुक्ति करता है। इसके साथ में 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 2 भारतीय भी होते हैं, एम.आर. जैकब और एम.एस. सुल्तान। तो एम.आर. जैकब और एम.आर. सुल्तान क्या होते हैं? भारतीय न्यायाधीश हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई न्यायालय जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? संघीय लोक सेवा आयोग। क्या कर दिया गया दोस्तों? तो संघीय लोक सेवा बनाया गया। और राज्यों में भी प्रांतीय लोक सेवाएं बनाई गई, और दोनों को मिला के जो भाई सर्विस वो करना है, अगर कोई गठित करना है सेवा एवं, तो उसके लिए संयुक्त लोक सेवा गठन किया गया। किसका? तो संयुक्त लोक सेवा के लिए, अर्थात एक से अधिक राज्यों में अगर कोई नियुक्ति करना है या कोई वो करवाना है तो उसके लिए संयुक्त लोक सेवा। तो संघीय लोक सेवा और प्रांतीय और संयुक्त का भी इसके द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया। अब इंपॉर्टेंट घटनाक्रम भी देख लेते हैं जल्दी से। तो 1935 के अधिनियम के बाद मैंने बताया कि 1937 में चुनाव हुए थे। 1937 में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में केवल सबसे ज़्यादा जो मत मिलते हैं वो कांग्रेस सरकार को मिलते हैं। इसको 1937 का प्रांतीय चुनाव भी कहा जाता है। और ये मात्र 28 महीने तक सरकार टिकी थी। और इसलिए टिकी थी क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा था दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे शामिल कर दिया था दोस्तों। और भारतीयों के साथ ये सही से वो पेश भी नहीं आ रहे थे। तो इसलिए भारतीय कांग्रेस ने इसका विरोध करने की कोशिश की। और जो उनके साथ, क्योंकि सरकार तो बनी हुई थी, उन्हीं के साथ में थे एक प्रकार के, तो भारतीयों ने इसका इस्तीफा दे दिया। अर्थात जो कांग्रेस था, कांग्रेस जिस राज्य में 6 प्रांतों में सरकार बनाए थे वहाँ से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इसके उसमें क्योंकि मुस्लिम लीग को ज़्यादा नहीं मिल पाया था, हालांकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ इसने केवल एक सरकार एक राज्य में बना पाया था, तो मुस्लिम लीग को बहुत खुशी हुई। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939, डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया था? मुक्ति दिवस के रूप में, जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि भैया हमें इनसे छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई। तो 22 दिसंबर 1939 में। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अलग है, वो 16 अगस्त 1946 का है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
वो उसमें मुस्लिम लीग बाद में मनाता है। तो ये है मुक्ति दिवस दोस्तों। अगला क्या है इंपॉर्टेंट हम लोगों को ध्यान देना है उसमें घटनाक्रम में, तो अगला घटनाक्रम है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन भारत इसको भी स्वीकार कर देता है, अर्थात कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीग इसको स्वीकार कर देते हैं। एक और प्रयास किया जाता है स्टेफर्ड क्रेप्स के द्वारा, क्रेप्स प्रस्ताव 1942 में लाया जाता है, जिसमें डोमिनेंट स्टेट की बात की जाती है, लेकिन इसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है कि भैया जो युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, डोमिनेंट स्टेट। और साथ में भारतीय कांग्रेस क्या करती है, एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं या अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आंदोलन होता है, इस आंदोलन में काफ़ी सफलता भी मिलती है और द्वितीय विश्व युद्ध फिर धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। और 1945 में वेबल योजना आती है और शिमला में भी एक 1945 में इसमें समझौता किया जाता है। तो 1945 की वेबल योजना, शिमला समझौता, और इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में चुनाव कराए जाते हैं दोस्तों। तो इसके बाद चुनाव होते हैं और एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाता है, क्योंकि सरकार बनने से पहले एक अंतरिम सरकार बनती है और ये अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही होता है और इसमें माउंटबेटन होते हैं उस समय। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बनती है, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनती है दोस्तों। इसके बारे में क्या चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो हम लोग ये देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो अधिनियम है इंपॉर्टेंट है, वो भी छोटा सा है, तो मतलब छोटा सा क्या हमारे लिए तो बहुत बड़ा है वो। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कब आता है, 1947 में। 20 फरवरी 1947 को दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को वहाँ का जो ब्रिटिश का पीएम होता है उस समय क्लीमेंट एटली साहब होते हैं। तो क्लीमेंट एटली जो हैं ये घोषणा कर देते हैं कि भारत को अब स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो जून 1948 में स्वतंत्र करने की घोषणा करते हैं। ये मजदूर पार्टी अर्थात लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के थे वहाँ के। तो क्लीमेंट एटली घोषणा कर देते हैं कि जून 1948 में समाप्त कर दिया जाएगी, लेकिन भारत की स्थिति और ज़्यादा उस समय बिगड़ जाती, दंगे वंगे हो जाते हैं, बांग्लादेश नोआखली वगैरह दंगे वगैरह, तो बंगाल क्षेत्र में। तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी भाई भारत को आज़ाद करने को क्या किया जाता है, तो 15 अगस्त 1947। कौन सी डेट दोस्तों, तो ये तो सबकी जानता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है और उससे घोषणा से भी पहले आज़ाद कर दिया जाता है दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को इसी अधिनियम के माध्यम से हम लोग क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, संप्रभु, अर्थात अब सारे निर्णय किसके होंगे, भारत सरकार के होंगे, किसी के दबाव में या किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो संप्रभु राष्ट्र घोषित किसके माध्यम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से घोषित कर दिया जाता है। और जो मैंने बताया था कि भारत परिषद तो समाप्त कर दिया था 1935 के अधिनियम से, लेकिन अब भारत सचिव जो पद था ये भी समाप्त कर दिया जाता है और भारत सचिव पद को समाप्त करके इसकी शक्तियां जो है राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ के सचिव को दे दिया जाता है। तो ये भी समाप्त हो गया और भारत का सम्राट अर्थात शाही उपाधि जो अधिनियम आया था उसके माध्यम से भारत का सम्राट या साम्राज्य घोषित किया गया था, उसी के माध्यम से अब ये समाप्त पद कर दिया जाता है। तो भारत का सम्राट जो पद है ये भी समाप्त कर दिया जाता है इसके अधिनियम के माध्यम से 1947 के अधिनियम से। और वायसराय का पद जो होता है अर्थात भाई ब्रिटिश सरकार है तो ब्रिटिश का जो प्रत्यक्ष जो एजेंट होता है, प्रतिनिधि होता है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। अब उसकी शक्तियाँ किसको सौंप दी जाती हैं, गवर्नर जनरल को। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनाए जाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ये भारतीय एक व्यक्ति होते हैं राजगोपालाचारी, उनको अर्थात गवर्नर जनरल बनते हैं। तो पहले गवर्नर जनरल अभी स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो राजगोपालाचारी। तो इसमें इतिहास और संविधान की चीज़ें मिक्स हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है घटनाक्रम को जानना, तभी हम लोगों के दिमाग में चीज़ें चढ़ेंगी। तो ये दोनों दोस्तों याद रखना, अर्थात चारों वीडियो जो एक साथ देख लेना और बार बार रिवाइज कर लेना। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। इसके बाद अब एसआई को ही केवल फोकस मुख्य रूप से अगर देखें तो एसआई और पीसीएस को फोकस करते हुए हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। कल सिलेबस डिस्कस कर देंगे और इसके बाद आगे चीज़ें चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।